आज का आपका टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के नोट्स मैंने आपको पहले भेज दिए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है एग्जाम में इसमें भी लगभग 5 से 10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, वो आए हुए हैं इसके अंदर। मैंने पूरी एक फाइल प्रिपेयर कर दी है आपकी आरयूएचएस और आरपीएमसी में पिछले 10 सालों में 2015 से लगा के 2019 तक आरपीएमसी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में या फिर सभी सब्जेक्ट्स में, और आरयूएचएस के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन सभी की मैंने फाइल बना दी है, सभी पेपर्स की। बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी। अब इसमें जितने भी सिस्टम्स हैं, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ही हैं, जिनकी वीडियोस लगातार मैं आपके पास भेज रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। भाई एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं, एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, हेट्रोक्राइन क्या है। तो देखिए आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले फर्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर लिखा हुआ है ग्लैंड्स, और एन ऑर्गन विच सीक्रेट्स पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस फॉर यूज इन द बॉडी और फॉर डिस्चार्ज इनटू द सराउंडिंग्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर आप उनको केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस या फिर केमिकल मैसेंजर्स। ये एन ऑर्गन विच सीक्रेट पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस, एक पार्टिकुलर केमिकल मैसेंजर या फिर केमिकल सब्सटेंसेस एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किया जाता है, जिसके थ्रू बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो रेगुलेट होती है। अब आगे देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। 3 तरह की ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में होती है। कौन कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन क्या होती है और हेट्रोक्राइन क्या होती है? देखिए अब नाम देखिए आप, एंडोक्राइन, जिसको नाम एक नाम और है जिसको कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन होती है, उसके अंदर डक्ट होती है। हेट्रोक्राइन जो होती है उसमें दोनों होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देके इसको समझाना चाहूंगा कि भाई एंडोक्राइन क्या होता है। आप सभी अभी सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, लैपटॉप्स का, मोबाइल का, टैबलेट्स का बहुत अच्छे से आप लोग उपयोग कर रहे हैं। आप लोग ब्लूटूथ, वाईफाई, यूएसबी इनका भी उपयोग कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार एंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है और हेट्रोक्राइन क्या होता है। आप सपोज कीजिए आपको कोई भी डाटा ट्रांसफर करना है या फिर इंटरनेट, अगर सपोज कीजिए आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है। मेरे पास ऐसा मोबाइल है जिसमें आप, मेरे पास 4G कनेक्शन है, आपके पास नेट की व्यवस्था नहीं है, तो हम दोनों क्या करेंगे? मैं करूंगा अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन और आप करेंगे आपके मोबाइल का वाईफाई ऑन। किया ऑन, ऑन करने के बाद क्या होगा, आपके मोबाइल में मेरे मोबाइल का जो नाम है, जो उस वाईफाई का जो नाम है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। आ गया। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा जो कि मेरे मोबाइल का है, जो मैंने सेट किया हुआ है, और वही पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप पासवर्ड वहां पर पंच करेंगे तो क्या होगा, एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा जिसके बीच में कोई तार नहीं है। आ रही बात समझ में आपको? सभी यही करते हैं, डेली यही करते हैं। तो ये जो कनेक्शन हुआ है बगैर किसी तार के, अब नेट मेरे मोबाइल में भी चल रहा है और आपके मोबाइल में भी चल रहा है, और आपने कनेक्ट कैसे किया है? वाईफाई से। तो जो वाईफाई का जो कनेक्शन है आपका, उसी को नाम दिया गया है यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम के बगैर किसी तार के कनेक्शन स्टैब्लिश करना। ठीक है। अब अगर एक्सोक्राइन को अगर आप देखें, अब एक्सोक्राइन को अगर आप देखेंगे तो वही सिस्टम जो आपने इंटरनेट कनेक्ट किया है उसको वाईफाई के बजाय आप सीधे यूएसबी से कनेक्ट करें। यूएसबी से आपसे आपने कनेक्ट किया उसको, नेट आपके मोबाइल में भी चलेगा, आपके पीसी में, लैपटॉप में, टैबलेट में, उसमें भी चलेगा। तो ये जो कनेक्शन आपने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, इस कनेक्शन को नाम दिया गया है एक्सोक्राइन, मतलब थ्रू यूएसबी या फिर किसी डक्ट के थ्रू। एंडोक्राइन का मतलब डक्टलेस, इट मींस इन बिटवीन नो कनेक्शन। कनेक्शन नहीं है कोई भी, लेकिन वाईफाई के थ्रू कनेक्शन है, कोई मीडियम नहीं है लेकिन कनेक्शन है। ठीक है। एक्सोक्राइन में क्या हुआ,
एक्सोक्राइन में कनेक्शन है, यहाँ पर यूएसबी से आपने नेट को इंस्टॉल किया है या उसके थ्रू आप नेट चला रहे हैं। अब तीसरा देखिए आप हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल के लिए आप दोनों चीजें हैं, या तो आप वाईफाई से कनेक्ट करो या फिर आप यूएसबी से कनेक्ट करो। दोनों ही चीजें, जो चीज जिस समय आपके पास उपलब्ध है, उन दोनों चीजों से आप काम कर सकते हो। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या हुआ, जो दोनों काम करे, एंडोक्राइन का भी और एक्सोक्राइन का भी, उसको नाम दिया गया है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया होगा आपको कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन क्या है और हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या है। इट मींस एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो भी हार्मोन्स होता है, जो केमिकल मैसेंजर होता है, उसमें बगैर किसी डक्ट के उसका जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स किया जाता है, बगैर किसी कनेक्शन के, बगैर किसी ट्यूब के, बगैर किसी ब्लड वेसल की हेल्प के थ्रू। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सिक्रेशन टारगेट ऑर्गन तक सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करती है। एक्सोक्राइन के अंदर इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है, ये हार्मोन्स को सबसे पहले सीक्रेट करेगी, ब्लड वेसल में ट्रांसफर करेगी और ब्लड वेसल टारगेट ऑर्गन तक उसको लेके जाएगी। और हेट्रोक्राइन में दोनों ही है। और हेट्रोक्राइन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास में पेंक्रियास। पेंक्रियास के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में भी। वो पेंक्रियास जो है वो एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। 3 तरीके की इसके अंदर सेल होती है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा से ग्लूकेगोन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। आया याद कुछ? तो तीनों हार्मोन्स जो हैं ये एक तरीके से एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करते हैं। तो इसको नाम दिया गया है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पर देखने लायक चीजें ये हैं कि यहाँ पर हर एक ग्लैंड को हम लोग देखेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। भाई मॉर्फोलॉजी क्या है, इनका रूप, रंग, आकार, शेप, इनकी पोजीशन कहाँ पर है। और हर ग्लैंड एक स्पेसिफिक हार्मोन का सीक्रेशन यहाँ पर करती है। तो वो हार्मोन काम क्या करता है बॉडी के अंदर, किस तरीके से अपना रिएक्शन देता है, वो चीज भी हम लोग देखेंगे। स्लाइड में देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में दिया हुआ है कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट। दिया हुआ है एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना जो सिक्रेशन होती है उसको डक्ट में ट्रांसफर करती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, स्वेट ग्लैंड जो पसीने की ग्रंथियां होती है, स्लेवरी ग्लैंड जो लार ग्रंथियां होती है, मेमोरी ग्लैंड्स, स्टोमक, लीवर, ये सभी जो ग्लैंड्स हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आती है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखिए आप, ग्लैंड्स दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड रेदर देन थ्रू ए डक्ट। ये सीधे अपने जो सीक्रेशन होता है उसको सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देती है बगैर किसी डक्ट की मदद के। उदाहरण के लिए क्या क्या दिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेंक्रियास, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ये कुछ ग्रंथियां हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड में देखिए आप, these are glands that perform both exocrine and endocrine functions. For example, pancreas। यहाँ पर pancreas का उदाहरण दिया हुआ है। अब डायग्राम में भी देख लीजिए आप, डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये किस तरीके से हेट्रोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पर आपको डायग्राम से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सर आप बता रहे हो कि भाई वाईफाई से किस तरीके से क्या कनेक्ट होता है। तो ये है आपका वाईफाई सिस्टम, देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बीच में देखिए आप, पिंक कलर में आपको एक रेड कलर में आप देखिए आप ब्लड वेसल नजर आएगी आपको। और सबसे पहले देखिए आप, यहां पर आपको मिलेगी, यहां पर आपको एक ब्लड वेसल नजर आ रही होगी। अब इस ब्लड वेसल में देखिए आप, ब्लड वेसल्स के जस्ट टॉप में आपको यहाँ पर एक एंडोक्राइन सेल नजर आ रही है। आ रहे सभी को नजर? अब एंडोक्राइन सेल के सबसे टॉप में देखिए आप सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल का मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन। अब इसमें देखिए आप, ब्लड वेसल और एंडोक्राइन सेल के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? कोई ब्लड वेसल जुड़ी हुई है क्या? इसके बीच में कोई ब्लड वेसल नहीं है। अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको देखिए आप, ये सीधे एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलकर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो चुके हैं और ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के बाद टारगेट सेल तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो कनेक्शन है आपका, इसी कनेक्शन को नाम ये है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड विच ग्रुप ऑफ कैपिलरीज which facilitate the diffusion of hormone to blood stream. They are commonly referred as the ductless gland
because the hormone secreted directly into blood stream. आया होगा समझ में डायग्राम से आपको। अब एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें कौन कौन सी जो ग्लैंड्स होती हैं उसके बारे में दिया हुआ है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियास, थाइमस ग्लैंड। अब इसमें अपन एक एक ग्लैंड को देखेंगे। यहाँ पर यह है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। इसको भी छोड़ दो आप, सीधे आगे एक स्ट्रक्चर और आएगा, उसमें आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा आपको। द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है इसके अंदर एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। प्लीज आप ये नाम अच्छे से याद रखना आप, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसमें दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। अब एडिनोहाइपोफाइसिस को आप एंटीरियर पार्ट भी बोल सकते हो और न्यूरोहाइपोफाइसिस को आप पोस्टीरियर पार्ट भी बोल सकते हो। पोस्टीरियर पार्ट या पोस्टीरियर लोब कुछ भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है। एंटीरियर लोब है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स व्हिच कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन आते हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर लोब है, पीछे का भाग है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरॉन्स व्हिच कन्वे हार्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई फॉर स्टोरेज ऑफ पोस्टीरियर लोब। अब और आगे देखो आप, और आगे अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ये एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट आगे ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें देखिए आप हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं, इन हार्मोन्स के नाम आप लोग लिख लो। एंटीरियर पार्ट के हार्मोन्स कौन से हैं और पोस्टीरियर पार्ट के हार्मोन्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई एंटीरियर पार्ट, राइट डाउन हार्मोन्स नेम ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो हार्मोन्स के नाम आपको शॉर्ट फॉर्म में भी कई सारे हार्मोन्स के नाम पूछे जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप इसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों लिखें। अब जैसे एंटीरियर लोब के हार्मोन्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ग्रोथ हार्मोन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीएच, प्रोलेक्टिन है, टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। और पोस्टीरियर लोब के अंदर दो ही हार्मोन होते हैं, वेसोप्रेसिन, एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक होता है इसके अंदर ऑक्सीटोसिन। अब हम एक एक हार्मोन्स को देखते हैं कि भाई एक एक हार्मोन क्या क्या काम करता है। अब यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी का डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी छोड़ दो आप। अब अपन हार्मोन पे डिस्कशन करते हैं, भाई हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं। अब सबसे पहला जो हार्मोन है वो है आपका ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से अपना एक्शन करता है, स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स। मेनली बोन्स की जो ग्रोथ होती है, जो पोस्चर है आपका, उसको मेंटेन रखने का काम, उसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ग्रोथ हार्मोन। सीक्रेट कहां से हो रहा है, एंटीरियर पार्ट से, ध्यान रखना। स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। और सोमेटोमीडियंस आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर in response to stimulation by the GH. The effect of GH on skeletal growth and mediated by somatomedians. अब देखिए आप इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एक डायग्राम बना हुआ है, मसल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके अलावा बोन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिवर की जो सेल्स होती है उनको स्टिमुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखिए आप, एक्शन ऑफ जीएच। अब किस तरीके से ग्रोथ हार्मोन काम कर रहा है, सेकंड काम क्या है, इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन्स और मिनरल का मेटाबॉलिज्म ये आपका ग्रोथ हार्मोन करेगा। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जीएच इज प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन। जीएच जो होता है ये प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन इसको कहा जाता है। अब मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वहां से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करता है। जब कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करेगा तभी तो बोन के अंदर डिपॉजिट होगा। डिक्रीज सोडियम, सोडियम को कम करता है, पोटेशियम को, कैल्शियम को, फॉस्फोरस को एक्सक्रिएशन फ्रॉम किडनी। जो एक्सेसिव आपकी बॉडी के अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, उन सभी को किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है। इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट पे और फैट मेटाबॉलिज्म पे, इन दोनों पर भी महत्वपूर्ण काम करता है। और आगे देखिए आप, अब हार्मोन का जो कंट्रोल होता है, ग्रोथ हार्मोन का जो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है।
द रिलीज ऑफ जीएच इज प्राइमरी अंडर द कंट्रोल ऑफ टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। किसके अंडर में होता है? दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला आएगा इसके अंदर जीएच रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो कि रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा होता है जीएच इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिशन का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं संदमन। संदमन का मतलब होता है रोकना, उसको कंप्लीटली रेसिस्ट नहीं करने के बजाय उसको इनहिबिट करना, मतलब उसको थोड़ा सा रोकना। अब स्टिमुलाई इंक्रीज जीएच, स्टिमुलेशन का मतलब जीएच को इंक्रीज करना। सिक्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग जीएचआरएच रिलीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। स्टिमुलाई डिक्रीज जीएच सिक्रेशन बाय रिलीज ऑफ जीएचआईएच आल्सो कॉल्ड सोमेटोस्टिन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस की कंडीशन होती है, इस कंडीशन में जो जीएच होता है उसकी जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। अब देखिए आप ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डिसीज कंडीशन दी हुई है। ग्रेट खली को आप सभी जानते होंगे, नाम सुना है आप लोगों ने, देखा भी है कहीं आप लोगों ने। इसमें फर्स्ट जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है गिगांटिज्म। दिस इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच। ओवर प्रोडक्शन का मतलब एक्सेसिव मात्रा में जीएच का प्रोडक्शन होना, उसको कहा जाता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच ड्यूरिंग एडोलसेंस। जब एक प्यूबर्टी की एज होती है, उस एज के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एक्सेसिव मात्रा में अगर हुआ है, तो उस कंडीशन में जैसे कि हाथ लंबे लंबे हो जाना, पैर लंबे हो जाना, फेस चौड़ा हो जाना, चेस्ट चौड़ा हो जाना, जो पीछे जो बैक है, जो आपका स्पाइनल वाला जो रीजन है वो पूरा फैल जाना। तो ये सभी जो कंडीशन है, ये सब कंडीशन कब होती है? जब जीएच एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेट होता है, अधिक मात्रा में जीएच का सिक्रेशन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉल स्टेचर, बाइलेटरल गायनेकोमैस्टिया, लार्ज हैंड एंड फीट, लंबे हाथ और लंबे पैर। अब देखिए आप इस फेस में आपको इजी वे में समझ में आएगा कि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो एक्सेसिव अमाउंट में हुआ है। और कहां पर हुआ है? मेनली फ्लेट बोन्स के अंदर। इसमें देखिए कंडीशन लिखी हुई है एक्रोमिगेली। इट इज ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ जीएच ड्यूरिंग एडल्टहुड। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड, चौड़ा, थिक नोज, मोटी नाक, थिकनिंग ऑफ द स्किन, स्किन मोटी हो जाएगी, प्रोमिनेंट ब्रो और प्रोन्थिज्म, एल्गोनेशन एंड वाइंडिंग ऑफ मैंडिबल। ये जो फेस जो आपको नजर आ रहा है, ये फेस इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से हुआ है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और है ड्वार्फिज्म। ये ड्वार्फिज्म और एक्रोमिगेली 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, आरयूएचएस ने भी और आरपीएमसी ने भी। तो दोनों डिसीज कंडीशन का आपको यहाँ पर एग्जैक्ट क्राइटेरिया पता चल गया होगा कि भाई दोनों डिसीज कंडीशन कैसे रिलेट करती है और क्या होता है। तो डॉर्फिज्म दिया हुआ है डिफिशियंसी ऑफ जीएच सिक्रेशन। जीएच की जो सिक्रेशन की जो डिफिशियंसी होने के कारण डॉर्फिज्म डिसीज कंडीशन होती है। शॉर्टनेस ऑफ स्ट्रक्चर, शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा रहता है, स्मॉल जेनिटेलिया रहते हैं, और डेलिगेट एक्सट्रीमिटीज होती है, जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है, हाथ और पैर, ये भी छोटे छोटे हो जाते हैं। अब हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें आता है एक और प्रोलेक्टिन। ये आपका भी सिर्फ फर्स्ट हार्मोन हुआ है ग्रोथ हार्मोन, सेकंड हार्मोन है आपका प्रोलेक्टिन। अब प्रोलेक्टिन क्या काम करता है? प्रोलेक्टिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क सिंथेसिस। मिल्क सिंथेसिस और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, स्तन ग्रंथियां जो होती है, उनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करना, उसके लिए प्रोलेक्टिन सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर देखिए आप कंट्रोल ऑफ प्रोलेक्टिन सिक्रेशन। प्रोलेक्टिन का जो सिक्रेशन है वो किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल होता है? दे एक्ट वाया स्टिमुलेटिंग प्रोलेक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। इस कंडीशन में ये सिक्रेशन होता है, कंट्रोल होता है। अब इनहिबिटरी फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? विच इज रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। कंट्रोल इसको हाइपोथैलेमस के थ्रू ही किया जाता है। इनहिबिट प्रोलेक्टिन सिक्रेशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। डोपामिन में भी द मेन प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर्स। जो डोपामिन होता है, मेनली सबसे ज्यादा जो इनहिबिटिंग की जो प्रोसेस होती है, उसमें डोपामिन इस हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए आप, तीसरा है इसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है, आप सभी ने नाम सुना होगा इसका। टीएसएच जो है
इसमें दो तरीके के हार्मोन्स हैं, एक है आपका T4 और T3। T3 का नाम है यहाँ पर ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 का नाम है थायरोक्सिन। दोनों का आप अच्छे से ध्यान रखें। T3 क्या है? ट्राईआयोडोथायरोनिन। T3 मतलब थ्री, ट्राईआयोडो, ट्राईआयोडो से आप इसका नाम ध्यान रख सकते हो कि भाई ट्राईआयोडोथायरोक्सिनिन जो T3 है और थायरोक्सिन जो है वो T4 है। अब चौथा हार्मोन है इसके अंदर एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। जो इसका नाम है उसी नाम का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको इसकी मॉर्फोलॉजी और इसके बारे में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे जानकारी आपको मिल जाएगी। एड्रिनो मतलब एड्रिनल पार्ट, कोर्टिको मतलब कोर्टेक्स पार्ट, ट्रोफिक टॉप का पार्ट है, ट्रोफिक हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। It is often produced in response to biological stress. Its principal effect are increased production and release of corticosteroid. ये हार्मोन आगे भी आएगा, उसको देखना आप। नेक्स्ट हार्मोन इसके अंदर FSH है, follicle stimulating hormone. It is synthesized and secreted by anterior pituitary gland. FSH regulate the development, growth, pubertal maturation and reproductive process of the body, जो कि फीमेल के अंदर होता है FSH। एक और है आपका LH, it is hormone produced by the anterior pituitary gland in females. An acute rise of LH triggers ovulation and development of the corpus luteum. In males, it stimulates the production of testosterone. अब इसके अंदर एक इंटरमीडिएट लोब बना हुआ है। इंटरमीडिएट लोब का मतलब होता है सभी ग्लैंड्स का एनाटॉमिकली तो कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन फिजियोलॉजिकल अगर आप कनेक्शन देखेंगे इसके अंदर तो फिजियोलॉजिकली ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एक डायग्राम है इसके अंदर, उसमें समझ में आएगा आपको, वो भी आगे आएगा। अब देखिए आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है इसमें मैंने आपको दो हार्मोन्स बताए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और या फिर उसको आप वेसोप्रेसिन बोल सकते हैं। इट इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द सेल ऑफ सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ध्यान रखना है इस चीज को, सिंथेसाइज्ड इन द सेल ऑफ द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ADH इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस बात को भी आप ध्यान रखना कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो स्टोर्ड कहां होता है? स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फॉर्मेशन कहां हुआ? हाइपोथैलेमस। स्टोर्ड कहां हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब ADH के बारे में देखिए आप, क्या काम करता है ADH? टू प्राइमरी फंक्शन, दो इसके प्राथमिक कार्य होते हैं। कौन कौन से? टू रिटेन वाटर इन द बॉडी, टू कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, रिटेन वाटर इन द बॉडी। जैसे मैंने आपको कल एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया था कि भाई एक्सेसिव पानी जो है वो लूप ऑफ हेनले में मोस्ट ऑफ अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, तो वहीं पर ही आपका हार्मोन काम करता है। जब एक्सेसिव अमाउंट में पानी जो है शरीर से बाहर निकलने लगता है थ्रू यूरिन, तो उस कंडीशन में पेशेंट को एडीएच दिया जाता है, वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन दिया जाता है, ताकि लूप ऑफ हेनले या फिर नेफ्रॉन किडनी की जो कैपेसिटी है फिल्ट्रेशन करने की वो इंक्रीज हो जाए, वो अधिक मात्रा में शरीर से पानी बाहर ना निकल सके। और सेकंड है इसके अंदर टू कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना, सिकोड़ना। अब देखिए इसके अंदर डायबिटीज इंसिपिडस दिया हुआ है। इट इज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव थर्स्ट, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगती है। एक्सक्रिएशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सीवियरली डाइल्यूट यूरिन, यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर पोलीयूरिया, ये तीनों चीजें मैंने आपको कल बता दी है, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपके हार्मोन्स रिलेट कर रही है। इट इज द एक्सेसिव और abnormally large production of urine. पोलीयूरिया किसको कहते हैं? इट इज द एक्सेसिव और abnormally large production of urine, at least 2.5 और 3 लीटर इन एडल्ट। एक एडल्ट के अंदर लगभग 2.5 से 3 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होना, उसको कहा जाता है पोलीयूरिया। अब ऑक्सीटोसिन के बारे में देखते हैं कि भाई ऑक्सीटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कहां पर हो रहा है? हाइपोथैलेमस में। स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप क्लियर रखना है इसके अंदर कि एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। भाई पोस्टीरियर पार्ट के अंदर दो हार्मोन्स हैं आपके, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। अब इन दोनों का स्टोरेशन जो है वो पोस्टीरियर पार्ट में होता है, फॉर्मेशन कहां हो रहा है? हाइपोथैलेमस में।
इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना आप। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस, stored in the posterior lobe of the posterior gland। अब ऑक्सीटोसिन का आप एक्शन देखिए। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। मिल्क को प्रोडक्शन करने के लिए जो मेमोरी जो ग्लैंड्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन का काम ऑक्सीटोसिन करता है। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस जब डिलीवरी होती है, जब लेबर पेन होता है, उस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि जो यूट्रस की जो मसल्स होती है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, ताकि जो फीटस है, जो बेबी है, वो रिवर्सली ऑटोमेटिकली बॉडी से बाहर आ जाए। जो पुशिंग पावर होती है वो ऑक्सीटोसिन की बहुत ज्यादा होती है। और वो क्यों होती है? वो स्मूथ मसल्स की होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन करें, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करें, जिसकी वजह से फीटस जो है, जो बेबी जो है, वो बाहर आ जाता है। ये है ऑक्सीटोसिन का काम। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपकी, वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा होगा, और आगे है इसमें। एनाटॉमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक, गले के अंदर होती है। इन फ्रंट ऑफ द लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, लेरिंग्स और ट्रेकिया के सामने होती है। वेट अबाउट 25 ग्राम्स। इट लुक्स लाइक बटरफ्लाई इन शेप। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको बटरफ्लाई की शेप इसकी नजर आएगी। कंसिस्टिंग ऑफ 2 lobes, 2 lobes होते हैं। द lobes आर जॉइंड बाय द नैरो isthmus, और isthmus के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। 2 हार्मोन्स मैंने पहले भी बताए हैं आपको, T3 और T4। अब क्या क्या काम करते हैं? इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। थायराइड जो ग्लैंड होती है आपके शरीर की सारी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम करती है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी शरीर की वृद्धि और उसकी डेवलपमेंट दोनों पे रोल प्ले करेगी। मेटाबॉलिज्म, आपकी उपापचयी क्रियाएं शरीर के अंदर जो भी होती है उन सभी को रेगुलेट करने का काम करती है। बॉडी टेम्परेचर, आपके शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम करती है। हार्ट रेट। अब T4 ये सब काम करती है आपका T3। अब T4 क्या करेगा? कंट्रोल्स डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। एक्सेस थायरोक्सिन रिजल्ट रैपिड डेवलपमेंट, डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन रिजल्ट इन डिलेड डेवलपमेंट। अब T4 जो होता है ये डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक्सेसिव जो थायरोक्सिन की जो मात्रा है अगर शरीर के अंदर ज्यादा होती है तो रैपिड रिजल्ट मिल जाता है, और अगर कम रहती है तो डिले डेवलपमेंट होती है। अब इसके अंदर कैल्सिटोनिन दिया हुआ है। कैल्सिटोनिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इट मेन एक्शन आर टू इंक्रीज बोन कैल्शियम, बोन का कैल्शियम बढ़ाना, टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, और ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करना। कैल्सिटोनिन अपोज द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन व्हिच एक्ट टू इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। अब थायराइड ग्लैंड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि थायराइड इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर लाइफ। जो थायराइड ग्लैंड है वो इतनी एसेंशियल नहीं है ह्यूमन शरीर के लिए, बट इट्स रिमूवल इन एडल्ट लीड्स टू, अगर किसी शरीर व्यक्ति के शरीर से अगर इसको निकाल दिया जाए तो क्या होगा? पुअर रेसिस्टेंस टू कोल्ड, बहुत आसानी से उसको सर्दी खांसी जुकाम की कंडीशन हो जाएगी उसको। मेंटल एंड फिजिकल स्लोविंग, मेंटल मानसिक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, और फिजिकल जो है उसका साइकिक जो रहेगा वो बहुत ही कमजोर रहेगा। और चिल्ड्रंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेंटल रिटार्डेशन, पागल रहेगा, और डॉर्फिज्म की कंडीशन रहेगी, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर रेगुलेशन दिया हुआ है। रेगुलेशन आप लोग पढ़ना है इसको, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसको फास्टली कवर कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने ये डिसीज कंडीशन भी पढ़ी होगी गोइटर के बारे में, डिसीज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कंडीशन है गोइटर। एनी इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गोइटर कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी। जब आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो उस कंडीशन को गोइटर कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं इसके क्या क्या है? स्वेलिंग इन द नेक, गर्दन के अंदर सूजन आ जाना, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, कफ, हार्सनेस, swallowing डिफिकल्टीज, ये सभी गोइटर की कंडीशन में आते हैं। अब एक और आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है। इट इज द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस्ड सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4। अब क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? गोइटर है, पफिनेस ऑफ फेस विद पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग, लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर्स, टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स, ड्राई, थिकन, रफ एंड येलो स्किन। ये सारे हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको देखने को मिलेगा।
एक और कंडीशन आती है इसके अंदर, ग्रेव्स डिसीज। अब ग्रेव्स डिसीज कंडीशन देखिए आप, इट इज अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4। जब T3 और T4 का सर्कुलेटिंग लेवल जो है वो एक्सेसिव होता है तो उस कंडीशन में ग्रेव डिसीज होती है। अब क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मॉडरेट इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड और एक्सोल लीड जो रिट्रैक्शन होती है आंखों की, जो आप देखिए आप आंखें बहुत ही बाहर आने शुरू हो जाती है, एक्सेप्टोलमोस कंडीशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। पैराथायरॉइड ग्लैंड है यहाँ पर, इन ह्यूमंस देयर आर 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, ये शरीर के लिए जरूरी होती है, एज दैट रिमूवल कैन कॉज डेथ फ्रॉम एस्फेक्सिया। अगर इसको शरीर से निकाल दिया जाए तो एस्फेक्सिया की वजह से मृत्यु हो सकती है। क्या फंक्शंस होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड का, हार्मोन का? पैराथायरॉइड ग्लैंड कंटेन्स चीफ सेल्स, इसके अंदर चीफ सेल्स होती है which secrete पैराथायरॉइड हार्मोन, जो कि पैराथायरॉइड हार्मोन को सिक्रेशन का काम करती है। द मेन फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड की वजह से क्या क्या डिसीज कंडीशन होती है, जैसे रिकेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो रिकेट्स क्या होता है? इट इज द डिसीज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय बोन डिफॉर्मिटीज, जो बोन्स की डिफॉर्मिटीज होती है वो रिकेट्स होती है। इन यंग चिल्ड्रंस द डिसीज ऑफ चिल्ड्रन सेस इन अडल्ट अबाउट 6 months ऑफ लाइफ। अब क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? डिफॉर्म्ड बोन्स, बोन डिफॉर्म्ड होती है, थिक रिस्ट एंड एंकल्स, रिटार्डेड ग्रोथ, डायग्राम्स में आपको नजर आ रहा होगा। एक और कंडीशन दी हुई यहाँ पर, ऑस्टियोमलेशिया। दिस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का प्रॉपर अमाउंट में अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन द डाइट। जब डाइट के अंदर आपके कैल्शियम और विटामिन डी नहीं होगा तो उस कंडीशन में ऑस्टियोमलेशिया होने की संभावना अत्यधिक होती है। द डिसीज इज लिमिटेड टू फीमेल्स, यूजुअली अपीयर्स आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड लैक्टेशन। ये जो कंडीशन होती है मोस्ट ऑफ फीमेल्स के अंदर देखी जाती है, और कब होती है? जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है और लैक्टेशन की कंडीशन होती है, उस स्थिति में। एक और कंडीशन है यहाँ पर, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। इट इज एन अबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर कम हो जाना। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं इसके? साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, और एनेस्थीसिया हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट, कैटरेक्ट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ये भी आपका, अब पेंक्रियास के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, पेंक्रियास की सेल्स बता रखी है यहाँ पर, पेंक्रियाटिक हार्मोन्स बता रखे हैं, इंसुलिन वगैरह, इसका एक्शन वगैरह आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तीनों हार्मोन्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगोन, सोमेटोस्टेटिन। एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई एड्रिनल ग्लैंड्स क्या है। देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। इट हैज 2 पार्ट्स, 2 भाग होते हैं इसके अंदर, कोर्टेक्स, आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है और इनर पार्ट मेडुला होता है। अब इसके अंदर रूटीन्स वगैरह या फिर जो कोर्टेक्स पार्ट है, ये मैंने आपको किडनीज के अंदर भी बताया था, सेम वही कंडीशन है यहाँ पर। कुशिंग सिंड्रोम्स हैं, कॉन्स सिंड्रोम है, एडिसन डिसीज है। थाइमस ग्लैंड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सिस्टम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ इसको पूरा और वापस एक बार और। अब देखिए इसके अंदर जो याद करने लायक जो चीजें हैं बस वो यही हैं। यहाँ पर पूरा इसमें रिकैपिटुलेशन दिया हुआ है। डिफाइन ग्लैंड्स एंड देयर टाइप्स, आपको एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट दोनों ही, जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सभी, हार्मोन्स के नाम, डिफाइन ग्लैंड एंड देयर टाइप्स, ग्लैंड्स को बताना है और उसके टाइप्स बताना है। एनलिस्ट द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके नाम बताना है, उनके फंक्शंस बताना है। व्हाट इज दिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? डिफाइन गायनेकोमैस्टिया क्या होता है, व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है। ये सारी चीजें आपको इस सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएगी।
आई होप कि अब बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आया होगा। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं ये चीज। तो कोशिश करें कि आप इसके नोट्स बनाएं पहले, फिर इसको याद करें आप। ठीक है।